भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सत्य प्रकाश त्रिपाठी। आज हम चर्चा करेंगे हिजाब पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर आज फैसला दिया है। उसको लेकर के काफ़ी पहले से तनाव था पूरे प्रदेश भर में। धारा 144 लगा दी गई थी। हम आप आज जानते हैं कि कर्नाटक में क्या हुआ और इसके पीछे क्या कारण है। हमारे साथ सामाजिक चिंतक हैं बसवाराज पाटिल जी। आइए हम उनसे पूछते हैं, आप बताइए क्या स्थिति है वहाँ पर, जो संस्थानों में जिस तरह से हिजाब को लेकर के स्कूलों में चर्चा हुई और उसके बाद उसके पूरे देश भर में चर्चा हुई, वहाँ क्या स्थिति है और जो फैसला आया? स्थिति तो देखिए, पिछले साल तो वहाँ पर हिजाब को लेकर के कभी भी जो है ऐसा जो समस्या पैदा नहीं होता वहाँ पे। जी जी। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक एसडीपीआई और उसके जो विद्यार्थी जो परिषद है सीपीआई वालों ने बहुत ही दुरुद्देश का दूरदृष्टि लेकर चलते हुए लोग, उनका दूरदृष्टि दुरुद्देश वालों का होता है उनका। तो इन्होंने जो पहले ही जो बेस तैयार किए थे पिछले साल अगस्त में, उनको जो क्या करते लड़कियों को आप लोग हिजाब पहन के जाइए आप लोग, तो सीपीआई वाले, जी सीपीआई वाले, जी जी, तो उन्होंने उनको कह दिया आप लोग हिजाब पहन के जाइए। कुछ लड़कियों ने मना कर दिया। मना करने से इन्होंने घर घर जाके वहां पर उनके ऊपर दबाव डाला, उनके जो पेरेंट्स पे। तब इन लोग पहनना शुरू कर दिया वहां पे। तो स्कूल वालों ने जो है शुरुआत में नजरअंदाज कर दिया। तो आप लोगों ने ये क्यों पहन के आए पूछा नहीं है, 2-4 लोग ही पहन के आए थे। दिन ब दिन ये बढ़ता गया। तब वो प्रश्न किए स्कूल वालों ने, ये तो हमारे स्कूल में इस तरीके का नहीं है। फिर भी जो है उन लोगों ने जबरदस्ती जो है, इतना कहते ही सब लोगों ने जो पहनना प्रारंभ कर दिया। देखो जी, वहां पे ये शुरू हुआ था उड़पी में ही। जी जी। अब हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सिंगल जी हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम आइए इसमें बताते हैं कि हिजाब को लेकर के क्या इनकी क्या सोच है। आप बताइए डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं कि संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हिजाब जरूरी है? देखिए भाई, मेरा ये मानना है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे स्कूल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई और भी न्यायालय हो, भाई वहाँ का तो ड्रेस कोड होता है। अब अगर भारतवर्ष में देखें तो कितनी धर्म हैं, हर धर्म का जो पहनावा वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर हर धर्म का आदमी अपना पहनावा जाने लगा तो कैसे काम चलेगा? अब मान लीजिए कोर्ट में हर आदमी कहने लगा नहीं मैं तो पजामा पहन जाऊंगा, कोई कहेगा मैं धोती पहन के जाऊंगा, कोई कहेगा मैं लड़की कहेगी मैं तो बुर्का पहन के जाऊंगी। तो ऐसे कैसे होगा? नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब लड़कियों को ये बताया जाएगा कि क्या पहन के जाइए स्कूल में, क्या पहन के न जाइए। जो लोग हैं जो उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया है, उस पर पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी लोगों ने कहा है कि अब लड़कियों को क्या बताया जाएगा कि क्या चीज़ें स्कूल पहन कर जाएंगे, क्या नहीं। देखिए ऐसा होता है, आप घर में कुछ भी पहनिए, आप समाज में कुछ भी पहनिए, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप किसी संस्थान में जाते हैं, वही मान लीजिए आप सपोज कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट में क्या जज के सामने आप जाएंगे क्या? जज भगा देगा आपको? वहाँ का एक कोड है, एक ड्रेस कोड है। आपका मिलिट्री का एक ड्रेस कोड है, ऐसे स्कूलों का एक ड्रेस कोड है। आपने देखा नहीं, बच्चे जाते हैं सुबह, एक स्कूल की ड्रेस होती है, आप पहचान लेते हैं ये इस स्कूल के बच्चे हैं, ये इस स्कूल के बच्चे हैं, ये इस स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैं बताता हूँ कुछ हिजाब का है। देखिए क्या होता है कि जो मुस्लिम समुदाय की एक आदत बन गई है कि वो कुछ चीज़ों को समाज पे थोपना चाहते हैं, मुस्लिम समाज पे वो इसलिए थोपना चाहते हैं ताकि मुस्लिम समाज बैकवर्ड बना रहे। आपको मैं बताता हूँ, ये सच्चाई है। क्यों, ये बताइए कि क्यों इस मुद्दे को क्यों हाइप किया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश के चुनाव तो अभी खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन ये जो हाइप वाली बात कर रहे हैं, इसके तह में समझने की कोशिश कीजिए क्या है। देखिए पूरे भारतवर्ष में 15% जो है अपर कास्ट मुसलमान है, जो अशरफी मुसलमान बोलते हैं, और 85% है जो पसमिंदा मुसलमान है, ठीक है। ये जो 15% अशरफी मुसलमान है, आप देख लीजिए जाके, ना तो इसकी जो महिलाएं हैं वो बुर्का पहनती हैं, ना महिलाएं कुछ नहीं पहनती। महिलाएं और इनके जो बच्चे हैं वो सब डीपीएस में बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई मदरसे में नहीं पढ़ता, ठीक है। लेकिन ये जो पसमिंदा मुसलमानों की फैमिली को बोलेंगे कि तुम बुर्का भी पहनो और तुम मदरसे में जाओ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बुर्का पहनने से महिलाओं को सुरक्षा भी दी जा रही है। ऐसा मैं आपसे पाटिल साहब ये कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से महिला ये बुर्का या जो है हिजाब को इंट्रोड्यूस किया गया कि आप संस्थाओं में पहन के जाइए। आपको क्या लगता है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा नहीं महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, वो मुस्लिम महिलाओं को भी इस बात को समझना चाहिए।
मुस्लिम पुरुष जो है हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं और उनका कितना जो उनका उद्देश्य सही है, कितना गलत उनका उद्देश्य है। इन लोगों ने जो है क्या करते हैं, हमें कभी भी जो मुस्लिम महिलाओं को ये समझना चाहिए, जो भी इन लोग जो कृत्य करते हैं तो वो सिर्फ जो है मैन्युस्क्रिप्चर की जो है ये लोग हवाला देते हैं। लोग हमारे जो कुरान में ये लिखा है वो लिखा है ऐसा कह के जो मुस्लिम महिलाओं को ये दबाने का प्रयास करते हैं जी ये लोग। नहीं, आप ये बताइए कि जैसे ये कहा गया कि जैसे महिला हिजाब पहन के एक लड़की आई और उसने प्रतिक्रिया दिया, उसके बाद स्कूल में कुछ बच्चे आ गए वो पहन करके, पटवा पहन करके आ गए, नारंगी कपड़े पहन के आ गए, तो ये कहा गया कि दोनों पक्ष को उकसाने की कोशिश की गई और ये संघ की तरफ से किया गया या और बीजेपी की तरफ से किया गया? नहीं, प्रारंभ में जो है मुस्लिम जो धर्म के जो है कट्टरवादी लोग हैं और समाज को जो है वो एक गलत संदेश देना चाहते वे लोग, और खामोखाम जो है इस विषय को यहाँ पर उठाना नहीं चाहिए, उसको उठा के उन लोगों ढूंढते कहाँ पर उठाए तो ज्यादा ये टूल मिलेगा उनको। इन लोगों ने ऐसा एक स्थान चुने, उन्होंने जो है विद्या केंद्र को चुन लिया इन लोगों ने। नहीं तो क्या इससे फायदा आएगा क्या? देखिए मैं एक चीज बताइए, हर चीज को वो कह देते हैं जो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हिजाब कुरान आप पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, कुरान में केवल एक वर्ड का मतलब है खिमार लिखा हुआ है, खिमार का मतलब होता है कर्टेन, मतलब इसका मतलब ये हुआ पर्दा के मतलब एक महिला यहाँ बैठी है, दूसरा आदमी यहाँ तो पर्दा है। ये जो हिजाब है इसका कहीं वर्णन नहीं है। एक दूसरा चीज बताऊँ आपको मैं, जिस समय ये जब इनका राज हो गया था मुगलों का, जब ये अरब को हरा के ये जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने कुछ गुलाम लड़कियां होती थी, तो उन गुलाम लड़कियों को ये पकड़ के उनके साथ जो भी करना करते थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो बड़े अच्छे घरों की महिलाएं थी वो भी कई बार चपेट में आ गई। तो इन्होंने क्या किया, दुपट्टा, जैसे हमारे दुपट्टा होता है ना, तो उसमें दुपट्टे का वर्णन है कि दुपट्टा पहनो और दुपट्टा जो है आपके बख्श को ढक ले, उससे पहचान हो जाती कि भाई ये अच्छे परिवार की है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये इसने दुपट्टा नहीं पहना हुआ तो इसके साथ करना है। लेकिन वो दुपट्टा यहाँ है, दुपट्टा मुंह ढकने के लिए नहीं है। तो कुरान में कहीं, यही कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब जो है वो कुरान का हिस्सा नहीं है। कुरान में केवल 5 चीजें मानी गई हैं जो जरूरी हैं, ठीक है, केवल 5 चीजें, उसमें एक है कलमा, दूसरा है रोजा, तीसरा है हज भी सबके लिए जरूरी है जो उसको, एक है जकात, एक मैं भूल गया क्या, कलमा, रोजा और क्या है, जकात जी नहीं ऐसी इस तरह की बात है। तो 5 चीजें। जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप तो कर्नाटक में हैं, जिस तरह से तनाव पैदा हुआ गया हिजाब को लेकर के और जिस तरह से अभी फैसला आया है हाई कोर्ट का, तो उस पर क्या शांति इसमें स्थापित हो पाएगी या नहीं? नहीं, शांति स्थापित तो जो है प्रशासन की ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं जी वहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसा जो समूह है वहाँ पे उनको पता है ये बात, ऐसा नहीं है कि जो है रूल बुक में जब उनके बच्चों को जो वहाँ पे दाखिला करते समय पे इन लोगों ने खूब पढ़े रहते हैं और खूब पता भी है उनको, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर भी लिखा है वो भी इनको पता है। पता होते हुए भी ये लोगों ने जानबूझकर जो है समाज के अंदर जो है एक मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं जी ये लोग। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि इसमें फायदा किसको होगा, मतलब आप क्या मानते हैं कि जो है हिजाब पहनने से या नहीं पहनने से मुस्लिम समाज को फायदा होगा या ये जो मुद्दा उठ रहा है उससे बीजेपी को या हिंदू समाज को, हिंदुत्व को फायदा होगा? देखिए बात जो है ना, ये बात किसी को फायदा होने की नहीं है, आपको एक चीज समझना चाहिए, ये महिला सशक्तिकरण की बात है। अगर महिला बुर्का में रहेगी, हिजाब में रहेगी तो क्या सशक्तिकरण होगा? ये मुसलमान लोग कहते हैं कि भी हमारे यहाँ पे बच्चे, हमारे को नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे, तो किसकी गलती है? अरे भाई मुसलमानों को तो सरकार ने हिंदुओं से ज्यादा सुविधा दे रखी है। जो माइनॉरिटी कमीशन है वो लाखों मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। तो अगर आपकी महिलाएं बुर्के में रहेंगी, अगर आपकी महिलाएं हिजाब में रहेंगी तो सशक्तिकरण कहाँ से होगा? ईसाई समुदाय जो आज आप देख रहे हैं इतना डेवलप्ड है ना, आज से 400-500 साल पहले नहीं था, वो तभी हुआ जब उसकी महिलाएं सशक्तिकरण हुई। तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। और जो मैं बताया तो भूल गया, इसमें कुरान में 5 चीज जरूरी है। एक दूसरा मैंने बताया, नंबर 1 हो गया आपका ये हज, रोजा, ठीक है, एक नमाज, एक कलमा और एक जकात। तो देखिए अब एक आप देखिए ना, ये क्या करते हैं बड़ी कास्ट वाले मुसलमान, जकात का मतलब आप समझते हैं? जकात में जो कुरान में लिखा हुआ है कि जितना भी पैसा आप कमाते हो उसमें से जो आप अपना खर्चा करते हो वो ठीक है, बाकी जो पैसा बचे वो गरीबों बांट दो।
और इन्होंने क्या किया कि भाई 2.5% जो आप कमा रहे हो ना, उसका 2.5% दे दो ज़कात में। अरे भाई, या तो आप कुरान को तो आप मानते नहीं हो और ना ही आप संविधान को मानते हो। अब आप पहले कह रहे थे संविधान कोर्ट जो कहेगा, अब कोर्ट ने बोल दिया कि भाई हिजाब जो है, जबकि बाकायदा आपने देखा होगा, अरे 2-3 हफ्ते तो कोर्ट में बहस चली है, उसमें कुरान भी पेश की गई है। कुरान की एक एक आयत को लोगों ने बताया कि भाई इसका अर्थ क्या है। तब जज साहब ने कहा है कि भाई कुरान में तो कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। तो पाटिल साहब, आप क्या मानते हैं कि ये मुस्लिम समाज के पुरुषों का सोची समझी साजिश है कि महिलाओं को उसमें पर्दे में रखा जाए? इसी सोची समझी हुई जो है विषय को देखते हुए जब हियरिंग चल रहा था कर्नाटक के जो उच्च न्यायालय में, हियरिंग के दौरान एक जज साहब ने वहां पे ये भी उल्लेख किए थे, जब फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन मतलब जो मुसलमानों में आफ्टर जो है मोहम्मद साहब के बाद जो था, उसको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। उस फर्स्ट जनरेशन के अंदर मक्का के अंदर जो सुपरिटेंडेंट थी वो महिला थी वो। अच्छा। ये भी जो है जज साहब ने उल्लेख किए वहां पे। तो उस समय जो है उस महिला का कहीं पर भी ड्रेस कोड में हिजाब पहनकर कभी भी ड्यूटी नहीं आई थी वहां पे। तो दूसरी बात, वहां पे जो है शिक्षा भी देने वाली महिला ही थी, कोड़े वहां पे जो है मारे जाते थे, वो भी महिला थी वो। ये जज साहब ने वहां पे उल्लेख किया वहां पे हियरिंग के दौरान वहां पे। फिर भी इन लोगों ने, जो मुस्लिम पुरुषों ने इन महिलाओं को जो दबाने के लिए और उनको जो है आजादी जो खत्म जो पहले कर रहे, तो मुस्लिम पुरुषों ने मुस्लिम महिलाओं को जो है खतरे में डाल रहे थे। जी। ये तो जो हवाला अब कहा जा रहा है, अब तो आपने कुरान के संविधान की बात की, कुरान की बात की, ये कहा जा रहा है कि ये जो हवाला दिया गया इसमें कि ये संविधान के खिलाफ है। ये पहले भी ट्रिपल तलाक में भी इन लोगों ने ऐसे ही बताए थे जी, आपको याद होगा आपको। पहले क्या है, ये तो हमारे ट्रिपल तलाक में जो है निकाह हो गए, हलाला हो गए, ये हमारे कुरान में लिखा है जी, वो लिखा, ये कहते थे। जब उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो सर्वोच्च न्यायालय ने बुलाया, उस दिन कहते हैं नहीं जी, वो तो जो है हम दोबारा इसके बारे में जो है परामर्श करेंगे हम। ये लोग परामर्श करते हैं, समय तो आप सुनिए जरा, संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान का आर्टिकल 44 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को सशक्तिकरण करता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट कम से कम 5 या 6 बार सरकारों से बोल चुकी है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में यही तो सब आता है भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आता है कि आप शादी करो, कैसे भी करो, रजिस्टर कराओ उसको। नंबर 2, डाइवोर्स दो कि सबके रूल समान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुसलमानों में 3 तलाक का और महिला को बेचारी को रात के 12 बजे घर से बाहर कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़ क्या? इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि जो भी फादर की प्रॉपर्टी है वो बराबर का हिस्सा होगा। चौथा है मेंटेनेंस। अगर आपने डाइवोर्स दे दिया तो मेंटेनेंस जो है सारों को, जैसे हिंदू समाज देखिए मेंटेनेंस मिलता नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, इस मुद्दे को क्या किया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है याचिका, तो क्या आप मानते हैं कि इस मुद्दे को मुस्लिम समाज ज्यादा बढ़ाएगा, इशू को बढ़ाता रहेगा आगे? मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया बात है। सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि कुरान में जितनी चीजें लिखी है ना, सबकी समीक्षा करो और जो उसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से बोलो कि ये काम करें। और दूसरा, संविधान की समीक्षा करो कि संविधान में जो लिखा हुआ है वो भारतवर्ष के हर नागरिक के लिए वही चीज होनी चाहिए। तो देखा आपने, ये जो बात की गई, चर्चा की जो बहस का हिस्सा था, और ये उसमें जो निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया, यही आया कि हिजाब जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है। और ये भी कहा गया कि ये संविधान के जो खिलाफ की बात की गई है, उस संविधान से इसका कुछ लेना देना नहीं है, और इसको लेकर के मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और इसको ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मसले को ये कहा जा रहा है कि इसको जानबूझ करके लटकाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देश के संविधान के खिलाफ है। थैंक यू, धन्यवाद।